नमस्कार दोस्तों, टॉप 300 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो इस सीरीज़ का एक भी टॉपिक आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि इस सीरीज़ में हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जहां से प्रश्न आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। और लगातार 3 सालों से आपने सबूत देखा है, कट ऑफ से कहीं ज़्यादा प्रश्न सिर्फ यहीं से आ रहे हैं। यानी कि अगर आपने सिर्फ इतने ही टॉपिक्स तैयार कर लिए तो आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। फिलहाल आज का जो पहला टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। इसके पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी है, जाकर देख लीजिए। और लगभग सारी नोट दी जा चुकी है। उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट में जाइए, वहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करिए, पूरी जानकारी लीजिए और जल्दी से नोट लेकर तैयार कर लीजिए। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पर कि ये जो आपराधिक न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इसे देखकर आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आना चाहिए। और सवाल ये आना चाहिए कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से यूपीएससी किस तरह के प्रश्न पूछती है। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं या इकॉनमी पढ़ते हैं तो जो भारत के अंदर संस्थाएं काम कर रही हैं उनके बारे में आप प्रश्न देखेंगे तो कुछ खास तरह के पैटर्न दिखाई देंगे। लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब संस्थाओं की बात करेंगे तो वहाँ कुछ मामलों में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये यूपीएससी की खासियत है और आज के टॉपिक के माध्यम से हम इसी चीज़ को समझेंगे। ठीक है, नाम है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपराध होते हैं उनके लिए, उन्हें मैनेज करने के लिए, जिन्होंने गलती की है उन्हें सज़ा देने के लिए न्यायालय बनाया गया है। और आप जानते हैं इजराइल में जो युद्ध हो रहा था उसको लेकर के एक मामला आया था इसमें। ठीक है, तो उस पर नहीं जाते हैं क्योंकि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछती है। ये पहली बात कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है किस वजह से चर्चा में थी वो खास मायने नहीं रखता, लेकिन उस वजह में अगर कोई तथ्य है तो वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कोई कीवर्ड है तो पूछ लिया जाता है, या फिर उस संस्था की विशेषताएं क्या हैं उस पर ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोपी व्यक्तियों की जांच और मुकदमा चलाने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय अस्थायी न्यायालय है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इस तरह के, जैसे मान लीजिए कह दे कि पहला अंतर्राष्ट्रीय अस्थायी न्यायालय है तो थोड़ा सा एक्सट्रीम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये तथ्य है, ये सच्चाई है, इसको ध्यान रखिए। एक संधि हुई थी जिसको रोम संविधि कहा जाता है, उसके माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। कई ऐसे प्रश्न बने हैं अब तक जिसमें पूछा गया है कि इसकी स्थापना किस कन्वेंशन से, किस संधि से, किस वार्ता से हुई थी। तो ये ध्यान रखिए। 1998 में उस संधि को अपनाया गया था, 2002 में लागू हुआ। ये बात आप ध्यान रखिए। एक तथ्य ये भी है, कितने सदस्य हैं कई बार उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, बस एक बार ध्यान रख लीजिए। इसमें भारत शामिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जो प्रश्न बनते हैं उनमें एक खास एंगल ये होता है यूपीएससी एग्ज़ाम में कि यूपीएससी ये जानना चाहती है कि भारत उसमें शामिल है या नहीं है, इसकी जानकारी आपको है कि नहीं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो भारत इसमें शामिल नहीं है। इसके साथ साथ इजराइल, अमेरिका, रूस, चीन ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अभी फ़िलिस्तीन इसमें सदस्य बना था, मलेशिया सदस्य बना था। तो ये कुछ नए सदस्य हैं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मतलब कम इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ आपने देखा कि भारत इसमें शामिल नहीं है। एक चीज़ और है, इसमें अगर कोई व्यक्ति, मतलब कोई सदस्य, कोई देश शामिल होता है, उसका पक्षकार बनता है, तो उस न्यायालय के निर्णय बाध्यकारी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बाध्यकारी होता है, उसे मानना ही पड़ता है, उसके बाद अपील नहीं की जा सकती। इस तरह की बातें होती हैं। हालांकि उसमें अलग बात है कि अगर कुछ स्पेशल मामले हैं, दोबारा विचार की ज़रूरत है तो अपील दायर कर सकते हैं, लेकिन आखिरकार कितनी बार अपील करेंगे उसका भी एक लिमिट है ना। तो आखिरकार उसका निर्णय मानना बाध्यकारी है। वैसे ही इस न्यायालय का निर्णय मानना भी बाध्यकारी है, लेकिन किसके लिए? जो लोग उसमें शामिल हैं, जो उसके पक्षकार हैं। ठीक है ना। एक चीज़ और ध्यान रखना है, इनके पास अपनी स्वयं की पुलिस नहीं होती। आपने इंटरपोल के बारे में पढ़ा, यूपीएससी ने क्वेश्चन यहाँ से पूछा था। इंटरपोल भी देशों के जो सदस्य देश हैं उनकी पुलिस और एजेंसीज की मदद से अपराधियों को खोजने और बाकी कार्रवाई करने में, मतलब उनका इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो वैसे ही इसका भी अपना कोई पुलिस बल नहीं है। यह राज्य के सहयोग पर निर्भर है, जो संदिग्धों की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण के लिए आवश्यक है। ठीक है, बाकी कुछ अन्य बातें हैं जो आप नोट में पढ़ लेंगे,
ये उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद मैं कुछ और बातें, ये मेंस के लिए आपको पढ़ना चाहिए कि भारत इसमें शामिल क्यों नहीं हुआ। जैसे इस लाइन को मैं पढ़ूं तो आईसीसी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधीन करने से संभावित रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप हो सकता है कि भाई हम पर अलग अलग तरह से दबाव बनाया जा सकता है। जैसे भारत ने कुछ ऐसे तर्क दिए थे, परमाणु संधि जो हुई है उसमें भी हम शामिल नहीं हैं। तो मेन चीज़ ये है, इस अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर जो देश हैं वो कोई भी संधि करते समय, किसी भी टीम में शामिल होते समय अपना हित देखते हैं। यहाँ पर चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी देश हो, वो सबसे पहले ये देखता है कि हमारी संप्रभुता पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए, हमारी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। उसके आधार पे कोई फैसला लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के तर्क दिया भारत ने। ठीक, बाकी कुछ बेसिक बातें हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैंने बता दी। अब हम बात करेंगे ओबीसी के बारे में। यहाँ कुछ बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे आपके। तो अभी क्या है कि आयोग जो है, इस पे आयोग बना है 2023 में। यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा था, मैंने सबूत भी आपको दिखाया है। 23 में या 24 में, 23 में मेरे ख्याल से। ये किस तरह का आयोग है, संवैधानिक है, गैर संवैधानिक, इसे 3-4 आयोगों के नाम दिए गए थे, पूछा गया था कौन कौन संवैधानिक है, ऐसा करके। ठीक, उसके बारे में मैंने बहुत सारी बातें की हैं कि कैसे आप जानेंगे, तो दोबारा रिपीट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो ओबीसी आयोग के बारे में हमें क्या जानना है, ये तो बेसिक बैकग्राउंड वाली बातें हैं समझने के लिए कि क्या क्या मामले हैं। लेकिन प्रश्न कहाँ से बनेंगे उसे समझते हैं। ओबीसी सूची होती है, अभी आपने एग्ज़ाम दिया है, मतलब फॉर्म भरा है यूपीएससी का, और ओबीसी कैटेगरी से है, तो आपको पता है कि आपको देना है, सर्टिफिकेट देना है ओबीसी का। तो बनवाएंगे तभी तो देंगे। तो 2 तरह की सूचियाँ होती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक, यहाँ देखिए, पहली बात यहाँ से समझते हैं कि भारतीय संविधान में ओबीसी की कोई मानक परिभाषा नहीं है, कोई स्टैंडर्ड परिभाषा नहीं बनाई कि इस व्यक्ति को ओबीसी के तहत रखा जाएगा। ठीक है ना, किसमें, भारतीय संविधान में। इस तरह के कथन कैसे पूछे जाते हैं, आपको पता है कि बात सही होगी लेकिन वो संविधान में नहीं होगी, और कथन में कह दिया जाएगा कि ये बात संविधान में लिखी है। तो ध्यान रखना होता है कि कौन सी बात संविधान में है और कौन सी बात सरकार ने कानून बनाकर या फिर यूं ही परंपरागत रूप से कोई बात चल रही है, इसका ध्यान रखना होता है। तो ओबीसी की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आमतौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग हैं उनको ओबीसी कहा जाता है, अन्य पिछड़ा वर्ग। अच्छा, 2 सूचियां हैं वर्तमान में। प्रत्येक राज्य के लिए एक सूची होती है। जब आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो आपको पता चलेगा, वो पूछते ही हैं। अगर आप मान लीजिए किसी जगह पे जाते हैं, कोई कंप्यूटर की दुकान है जो ये सब काम करते हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाते हैं, आधार कार्ड अपडेट करते हैं, तो पूछते हैं कि आपको राज्य वाला चाहिए कि केंद्र वाला चाहिए। ठीक है, तो इससे भी आपको समझ में आ जाता है कि अलग अलग है, लेकिन इसका कारण क्या है। देखिए, एक केंद्रीय स्तर पर होती है जो केंद्र सरकार की पहलों के लाभ के लिए, केंद्र सरकार ने कोई योजना लाई है या केंद्र सरकार में आपको नौकरी चाहिए, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है तो केंद्र सरकार का सर्टिफिकेट लगेगा, मतलब सेंट्रल वाला ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा। दूसरी तरफ राज्य स्तर पर राज्य सरकार में आपको कोई सेवा लेनी है या फिर किसी योजना का लाभ लेना है, तो उसके लिए ये वाला सर्टिफिकेट बनाया जाता है। ठीक है, कुछ इसमें तथ्य भी हैं, जैसे केंद्रीय सूची जो है वो अनुच्छेद 342(a)(1) के तहत राष्ट्रपति जो है इसे अधिकृत करते हैं। बाकी राज्य सूची के लिए ये अनुच्छेद है 342(a)(3), उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे अनुच्छेदों का तो ठीक रहेगा। बाकी ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, ये पूछा जाता है, पीसीएस वगैरह में पूछा गया, यूपीएससी ने भी पूछा है। अनुच्छेद 15 और 16, ध्यान दीजिएगा इसके बाद वाले शब्दों पर। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सार्वजनिक रोजगार में ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान करते हैं। इसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये हम बह जाते हैं, इसमें लगता है कि हाँ हमें पता है, लेकिन इसमें कुछ और बातें हैं जो लिखी नहीं है, आपको पता होनी चाहिए इसी बहाने। ये ओबीसी के लिए जो संरक्षण है, जो आरक्षण है,
वो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, जैसे मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो रहा है और वहाँ रिजर्वेशन का लाभ मिलना है, तो वो, और नौकरी के लिए आप अप्लाई करते हैं वहाँ पर। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आरक्षण की ज़रूरत है, और यूँ कहें कि आरक्षण मिला है बाकी कैटेगरीज में, जैसे जैसे एससी को मिला हुआ है, महिलाओं को मिला हुआ है, एसटी को मिला हुआ है, तो वहाँ ओबीसी के लिए व्यवस्था नहीं है। जैसे मान लीजिए पंचायत चुनाव है, उसमें ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं है। आप विधायिका में प्रवेश लेना चाहते हैं, वहाँ पे आरक्षण नहीं है। तो यूपीएससी यहाँ पर चालाकी करती है और क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं यहाँ पे। अभी मैं ये जो 31 साल वाली सीरीज़ चल रही है, उसमें एक क्वेश्चन मैंने दिखाया था पंचायती राज वाला, इसी को लेकर एक कथन यूपीएससी ने बनाया था। तो ये ध्यान रखना होता है कि आरक्षण ओबीसी को जो मिला हुआ है 15 और 16 में, वो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए, और जो रोजगार है, सरकारी नौकरी जिसे आप कहते हैं, उसमें आरक्षण मिला हुआ है, बाकी में नहीं है, तो इसका ध्यान रखिए। अच्छा, 1990 में केंद्र सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार, कई इसमें फिल्में बनी हैं, बहुत उस पर बवाल हुआ था जब ये आयोग आया था, तो केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र सरकार की सेवाओं में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया। अब इसे लेकर के जब आप, कई बार ऐसा होता है कि हम खूब गहराई में जब पढ़ने लगते हैं, नए नए तथ्य सामने आते हैं, तो कन्फ्यूज़न भी बढ़ने लगती है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि किसी भी हालत में कुल आरक्षण मिला करके 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई ऐसे राज्य हैं उत्तर भारत में भी, दक्षिण भारत में भी, जिनका कुल आरक्षण का मतलब ओबीसी का भी, एससी एसटी महिलाओं का मिला के कहीं कहीं 60% से ज़्यादा हो गया है, कहीं पे उससे भी ज़्यादा हो गया। और अलग अलग राज्यों में क्या है कि ये 27% से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि राज्य सरकारें भी अपने तरीके से कुछ कर सकती हैं। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये बनाया गया कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं में ये लागू कर दिया गया, तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी और आपको लगेगा कि आपने सही पढ़ा है, इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, 1990 का मामला है, तो नई बात तो है नहीं कि भूल जाएगा। यहाँ गड़बड़ी हो जाती है कि किस स्तर पे लागू किया गया था। कितनी अच्छी लाइन बन जाएगी अगर ये सेम लाइन मैं लिख दूं। मान लेते हैं मुझे पेपर बनाना है और मैंने लिख दिया कि ओबीसी आरक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और एक कथन लिखा है 1990 में केंद्र ने मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय और राज्य शैक्षणिक संस्थानों और केंद्र की सेवाओं में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। लेकिन मैंने एक लाइन बोली, यहाँ एक शब्द बोला, केंद्रीय और राज्य शैक्षणिक संस्थानों। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे हुए हैं यूपीएससी के पेपर में कि सारी बात सही होती है, बस एक शब्द एक्स्ट्रा उसमें जुड़ जाता है और वो कथन गलत हो जाता है। इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप जल्दबाजी में जो कुछ पढ़ के गए हैं उसके आधार पर भी गलतियां करके आएंगे। इसी का दुख होता है, जो ज़्यादा पढ़ के जाते हैं उन्हें इसी बात का दुख होता है कि यार ये मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। अभी मैं ध्यान दिला रहा हूँ कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं, उसे पकड़ लीजिए, मज़ा आ जाएगा। इस सीरीज़ में मैं सिर्फ टॉपिक्स नहीं बता रहा हूँ कि ये पढ़ के जाओ, साथ ही साथ मैं आपको वो तरीके भी बता रहा हूँ कि यहाँ से कैसे घुमाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1992 में क्रीमी लेयर का मामला आया। क्रीमी लेयर पर अलग से क्वेश्चन बनते हैं। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि एक निश्चित आय के ऊपर, अगर आप मान लेते हैं ओबीसी में हैं, अभी 8 लाख से पता नहीं बढ़ा है कि नहीं, भी मैंने अपडेट देखा नहीं, तो इस क्रीमी लेयर में ऐसा है कि एक निश्चित आय से ऊपर आपकी आय है, मतलब आपके पिताजी की आय है, तो वो क्रीमी लेयर में आएंगे। और इस ये जो समूह बनाया गया है आरक्षण के लिए, इस समूह का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्रीमी लेयर इसलिए बनाया गया क्योंकि बहुत सारे लोग किसी खास वर्ग में, जैसे मान लीजिए एससी एसटी वर्ग में हैं, ओबीसी वर्ग में हैं, और वो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। पता चले कि वो पहले से बहुत समृद्ध हैं, अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, तो जो उनसे पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें लाभ नहीं मिल पाएगा। बार बार इन्हीं के आने वाले बच्चे उस आरक्षण का लाभ लेते रहेंगे, और प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो ये क्रीमी लेयर बस एक छलावा है, हो रहा है वहीं। अभी भी आरक्षण का लाभ ज़्यादातर वही लोग लेते हैं जो पहले से आगे बढ़ चुके हैं, पहले से पढ़ लिख के आर्थिक रूप से हर तरह से सक्षम हो चुके हैं, ज़्यादातर उन्हीं को लाभ मिलता है। अभी उपवर्गीकरण की बात चल रही है, इसीलिए ओबीसी
कैटेगरी में, तो उस पर भी देखिए कब रिपोर्ट आती है। तो ये क्रीमी लेयर का मतलब है, ये ध्यान रखिएगा। ओबीसी के उत्थान के लिए आयोग जो गठित किए गए थे, उसके लिए आपको पहले ये 340 अनुच्छेद याद रखना। इसके तहत राष्ट्रपति जो है एक आयोग गठित कर सकते हैं। और राष्ट्रपति ने 1953 में एक आयोग गठित किया था जिसका नाम था कालेलकर आयोग, और 1979 में मंडल आयोग का गठन किया था। मंडल आयोग पहले ही गठित किया था, अभी आपने देखा होगा 1990 में रिपोर्ट आई थी, लागू हुआ था, लेकिन गठन पहले हो गया था। ठीक है, तो कालेलकर आयोग की सिफारिशें लागू नहीं की गई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये कालक्रम आपको पता होना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि वो आगे पीछे करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, 2017 में राष्ट्रपति ने एक उप वर्गीकरण के लिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, रोहिणी आयोग को नियुक्त किया। बार बार इनका समय बढ़ाया जा रहा है कि थोड़ा और समय लीजिए और लीजिए, बताइए, फिर देखते हैं कब तक ये चलता है। अच्छा, उसके बाद अच्छा हाँ ये है जी, अभी तो 23 में रिपोर्ट इसकी आई थी, अभी लागू नहीं किया गया। ठीक है, अब एनसीबीसी के बारे में समझते हैं। ये क्या है एनसीबीसी? नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि पिछड़ा वर्ग के लिए एक आयोग बनाया गया है। इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था। फिलहाल इसके लिए अनुच्छेद है 338B, 102वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसे 2018 में मतलब ये अधिनियम लाया गया था, इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त दिया गया है। संवैधानिक का मतलब क्या होता है? देखिए पहले ये था कि इस आयोग को एक कानून के तहत बनाया गया था, संसद में कानून आया और कहा गया कि ओबीसी के लिए एक आयोग होना चाहिए, बन गया। ठीक है, लेकिन बाद में संवैधानिक दर्जा देने का मतलब ये है कि अब संविधान में संशोधन किया गया। ध्यान दीजिए, संविधान में संशोधन करने के लिए संसद करती है, कानून बनाने के लिए भी संसद ने किया, तो अंतर क्या है? दोनों एक तरह से कानून ही हैं। संवैधानिक संशोधन इस रूप में अलग हो जाता है क्योंकि ये जो कानून बनेगा इसे बाकायदा संविधान की लाइनों में, मतलब संविधान के पन्नों में एक लाइन के रूप में लिख दिया जाएगा। वो संवैधानिक बात हो गई, उसके लिए विशेष प्रक्रिया होती है, अलग प्रक्रिया होती है। बाकी जो कानून बनते हैं वो सामान्य तरीके से अलग होते हैं। ठीक है, कई मामलों में। तो इसीलिए संवैधानिक दर्जा देने का मतलब होता है कि इसे संविधान में लिख दिया गया है। तो पहले ये कानूनी संस्था थी, वैधानिक संस्था थी, बाद में संवैधानिक संस्था हो गई। ये बात ध्यान रखिए। ठीक, अनुच्छेद 338B के तहत केंद्र और प्रत्येक राज्य सरकार को ओबीसी के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर एनसीबीसी से परामर्श करना अनिवार्य है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर ओबीसी के लिए कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके अधिकारों को प्रभावित कर सकते हैं, तो इस आयोग से परामर्श करना पड़ेगा। जब संवैधानिक संस्था कोई बन जाती है तो उसकी शक्तियाँ भी बढ़ जाती हैं, उसको समाप्त करना आसान नहीं होता। ठीक है, अगर इस आयोग की बात करें, अभी हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के बारे में, तो एक अंतर ये आप देखेंगे, जब भारत की किसी संस्था पर प्रश्न बनते हैं तो उसकी संरचना पर प्रश्न बनाए जाते हैं। चाहे आप चुनाव आयोग के बारे में देख लीजिए, प्रश्न पूछा गया है, यूपीएससी के बारे में प्रश्न पूछा गया है, कई संस्थाओं के बारे में क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में। तो वहाँ पे संरचना से क्वेश्चन आते हैं कि इसका गठन कैसे होता है। इसमें आप देखेंगे तो एक अध्यक्ष होते हैं, उनके बाद एक उपाध्यक्ष होते हैं, और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 3 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, और इनकी जो सेवा शर्तें हैं वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण है। शक्तियों की बात करें तो ये सिविल न्यायालय की तरह इसके पास भी शक्तियाँ होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिविल न्यायालय की तरह शक्तियाँ होती हैं या फिर आपराधिक न्यायालय की तरह। इस तरह से थोड़ा सा घुमा के अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप फंस सकते हैं। अब चलते हैं हम, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन ये मतलब टॉपिक है करंट में है, लेकिन है इतिहास का टॉपिक। इक्ष्वाकु काल के सिक्के मिले हैं तेलंगाना में। तो कुछ बेसिक बातें हैं कि क्या क्या मिला, खुदाई हुई, कितने सिक्के मिले, उनकी क्या बातें हैं, ये कुछ बेसिक बातें हैं। सिक्कों के अलावा भी चीज़ें मिली हैं, इनको आप नोट से लेकर आराम से पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है वो चीज़, ये गांव महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा देख लेते हैं। जिस गांव में खुदाई हुई थी, फड़ीगिरी गांव, हैदराबाद में मूसी नदी की सहायक नदी बिककेरू नाले के बाएं किनारे पर स्थित है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये गांव चर्चा में था, किस लिए चर्चा में था, उसके लिए 4 कथन बना दिए गए।
तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इक्ष्वाकु काल के सिक्के मिले थे। ये गांव कहाँ है, ये ध्यान रखिएगा। प्राचीन मार्ग दक्षिणापथ पर पहाड़ी की चोटी पर स्थित महत्वपूर्ण बौद्ध मठों से एक है, मठों में से एक है जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ता है, महत्वपूर्ण है। बाकी कुछ इस गांव के बारे में बहुत डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, मतलब नोट आप ले रहे हैं तो पढ़िएगा एक बार आराम से। लेकिन मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो यहाँ है। यहाँ से हो सकता है कि इक्ष्वाकु काल के बारे में आपने पढ़ा और आगे भी हम पढ़ेंगे भी, एक मिनट रुकिए। हाँ, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यूपीएससी इस मामले में बहुत स्मार्ट है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे चर्चा में आते हैं जो देखने में वाकई बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं, वहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं, लेकिन प्रश्न ऐसी जगह से आ जाते हैं जो हमने सोचा था कि यहाँ से नहीं आएंगे। और नॉर्मली ऐसा होता है कि किसी टेक्निकल चीज़ पे, जैसे एक समय भूकंप आ रहे थे खूब, नेपाल में कई बार भूकंप आ गए, हमारे देश में भी झटके महसूस हुए, दिल्ली में भूकंप आए, तो भूकंप वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और यूपीएससी ने किस पे क्वेश्चन पूछा था, भूकंप के जो स्केल हैं जिनके आधार पर मापा जाता है उसमें घुस के उसके डिटेल में पूछ लिया था। तो इस तरह से हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उस टॉपिक से जुड़ी होती हैं, थोड़ी टेक्निकल होती हैं, उन्हें समझना होता है। हमें लगता है कि यार ये टेक्निकल बात है, पता नहीं ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, वही तो है। समझिए कि अगर कोई टॉपिक महत्वपूर्ण है और उसके किसी खास हिस्से से आपका मन भाग रहा है तो दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि आप उसके बारे में जानते नहीं, दूसरा कारण ये है कि वो कठिन लग रहा है, और इसी चीज़ को यूपीएससी भी जानती है वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। खैर, तो सिक्कों का स्ट्रेटिग्राफिकल और टाइपोलॉजिकल अध्ययन ये क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्या है, विधियां हैं जिनका उपयोग करके मुद्रा शास्त्र मतलब सिक्कों का अध्ययन होता है। उसमें सिक्कों के कालानुक्रमिक और सांस्कृतिक संदर्भ को समझने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन विधियों का। अब एक एक करके समझ लेते हैं कि स्ट्रेटिग्राफिकल अध्ययन क्या है। इस पद्धति में उस परत या स्तर का अध्ययन किया जाता है जिसमें पुरातात्विक उत्खनन के दौरान सिक्के पाए जाते हैं। परत है, मिट्टी में दबी हुई चीज़ें हैं, सिक्के हैं, तो उस परत का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, भूस्तर विज्ञान का विश्लेषण करके शोधकर्ता उसी परत में पाई गई अन्य कलाकृतियों की तुलना में सिक्कों की सापेक्ष आयु निर्धारित करते हैं। आपको पता है इसमें भी, खैर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, एक टॉपिक है अभी शायद मैंने पढ़ाया नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के 100 साल पूरे हुए हैं, तो हो सकता है कि वहाँ भी मैं डिस्कस करूँ, वो नोट दी गई है आपको। तो ये जो परतें होती हैं ना मिट्टी की, इसके आधार पर भी आयु निर्धारित हो जाती है, क्योंकि उससे पता चलता है, उसमें भी बहुत सारी विधियाँ टेक्निकल बातें, कि कितने समय में कौन सी परत जमी होगी, इस हिसाब से ये 5 लेयर्स बनी है अलग अलग कालक्रम की, तो कितने वर्ष बीत चुके हैं। बाकी और साइंटिफिक तरीके हैं, वहाँ से पीसीएस वगैरह में खूब क्वेश्चन आते हैं, वो आप जानते भी हैं। अच्छा, इससे सिक्कों के कालानुक्रमिक अनुक्रम को स्थापित करने और किसी स्थान के इतिहास को समझने में मदद मिलती है। तो ये एक चीज़ हो गई कि अक्सर पूछा जाए कि स्ट्रेटिग्राफिकल अध्ययन क्या है, किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रतीकात्मक अध्ययन क्या होता है, टाइपोलॉजी सिक्कों का उनकी भौतिक विशेषताओं जैसे कि डिज़ाइन, धातु संरचना, आकार और शिलालेखों के आधार पर वर्गीकरण है। ठीक है, अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रख के सिक्कों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है ताकि और समझ विकसित हो सके। ठीक, इसमें कोई और बात भी है क्या? इन विशेषताओं की तुलना करके मुद्रा शास्त्री सिक्कों के प्रकारों, उप प्रकारों और उप प्रकारों में वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं, इससे क्या क्या पता चलता है यहाँ पे आप जानी गए। अब इक्ष्वाकु काल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें जानने लायक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो दो ही है, एक है कि इनका कालक्रम, ये कहाँ पे रहे थे, और दूसरा है इनकी विशेषताएं। देखिए, प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहन शक्ति के पतन के बाद कई बार, मैं बार बार ये चीज़ याद दिलाता हूँ, कई बार यूपीएससी ने इतिहास में से प्रश्न पूछे हैं जिसमें बात कुछ और होती है, लेकिन छिपी हुई बात ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि ये कब की घटना है, ये शासक, ये राजवंश कब रहा था। अगर ये बात नहीं पता है तो फिर तथ्य हो सकता है कि आपको पता भी हो लेकिन कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो सातवाहन शक्ति के बाद ये कृष्णा
गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकु आए, उनका उदय हुआ। और इनका कालक्रम आप देखेंगे 300 ईस्वी से 400 ईस्वी के जो है इस समय का जो कालक्रम है उस समय ये रहे थे। मुख्यतः कैसे हम पता करते हैं, शिलालेख हैं, सिक्के हैं, पुरातात्विक उत्खनन है, इनसे जानकारियाँ मिलती हैं तो पता चलता है कि हाँ ये कैसे रह रहे थे, क्या मामला था। अच्छा, साक्ष्य बताते हैं कि राजवंश विजयपुरी क्षेत्र जो आधुनिक बेल्लारी जिला है कर्नाटक में, उसमें तीसरी शती के आसपास उभरा था और इक्ष्वाकुओं के बाद पल्लवों ने शासन किया। तो देखिए अभी सातवाहन, इक्ष्वाकु और पल्लव, इसी पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यूपीएससी ने ऐसे बनाया है कि ये सातवाहन है, इक्ष्वाकु वंश है और पल्लव वंश है। पल्लव, इक्ष्वाकु, सातवाहन, सातवाहन और इक्ष्वाकु, पल्लव, ऐसे करके 4 गुट बना दिए जाएं और पूछा जाए कि कौन पहले आए थे, इसी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे प्रश्न आए भी हैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं हवा में कह रहा हूँ। तो यही पकड़ना होता है, यही चीज़ें होती हैं जो लिखा कुछ और होता है लेकिन उस लिखे हुए से भी आगे बढ़ के समझना होता है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। विस्तार और समेकन एक इसमें लिखा हुआ है। इक्ष्वाकुओं का उदय राजा कान्हा के अधीन हुआ था, जिन्होंने अपने क्षेत्र का काफ़ी विस्तार किया था। कान्हा की विजय ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को शामिल किया और जिससे दुर्जेय क्षेत्रीय शक्ति की स्थापना हुई। सांस्कृतिक और आर्थिक योगदान में आप देखेंगे तो जिस वजह से ये चर्चा में जो सिक्के मिले हैं, जो चीज़ें मिली हैं, वो बौद्ध धर्म से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। तो राजवंश ने बौद्ध धर्म को सक्रिय रूप से संरक्षण दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक मिनट ये शब्द पढ़ने दीजिए, कनगनहल्ली और शंकरम जैसे भव्य स्तूपों और मठों का निर्माण हुआ था। अब मान लीजिए यहाँ पे स्तूपों पे क्वेश्चन पूछे गए, मैं बता रहा हूँ, ऐसे सिर्फ आपको ज़बरदस्ती तथ्य नहीं ध्यान दिला रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कनगनहल्ली और शंकरन जैसे भव्य स्तूप किस राजवंश में बनाए गए थे। आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन बन गया, पूछा जा सकता है भाई, महत्वपूर्ण है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि आप स्टैटिक भी पढ़ रहे हैं ना, तो स्टैटिक में उसी टॉपिक से क्यों प्रश्न पूछा गया, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। इसलिए कि ये किसी न किसी रूप में चर्चा में था। ये आप देखेंगे जब प्रश्न यहाँ से बनेगा तो लगेगा कि हाँ किताबी बात है, इतिहास की बात है, लेकिन इतिहास में तो बहुत सारे टॉपिक्स थे, यहीं से क्यों पूछा गया। ऐसा तो है नहीं कि वो पर्ची डाली गई होगी और उसमें से निकाला गया होगा कि ठीक है आंख बंद करके एक पर्ची निकालते हैं, जिस राजवंश का नाम आ जाएगा उसी से क्वेश्चन पूछ लेंगे। ऐसा नहीं होता है, हर प्रश्न के पीछे एक कारण होता है। अगर इस तरीके से आप सोचने लगे ना तो आपके आंखों के सामने वो सारे टॉपिक्स उभरने शुरू हो जाते हैं जो सच में महत्वपूर्ण है और वहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। खैर, तो ये तथ्य आप ध्यान रखिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस युग के दौरान बौद्ध प्रतीकों और क्षेत्रीय देवताओं को दर्शाने वाले इक्ष्वाकु सिक्के व्यापक रूप से प्रचलित थे। ये कुछ बातें हमने जानी। दलहन का आयात भारत में बढ़ रहा है। दलहन पर लगातार 2 सालों तक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, मेरे ख्याल से 18-19 में या 19-20 में या 20-21 में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इतना पता है कि इसी बीच लगातार 2 बार क्वेश्चन आए और उसके पहले भी आए हैं, उसके बाद भी हो सकता है आए हों, लेकिन मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और यहाँ से मेंस में भी कई क्वेश्चंस पूछे गए। फिलहाल दलहन के बारे में तथ्य देखिए, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखने में लगता है कि कंसेप्ट है, लेकिन होता है तथ्य, वो आपको पता होना चाहिए। भारत में दलहन के उत्पादन की स्थिति आपको पता हो तो प्रश्न किसी भी तरह से घुमाया जाए, आप इस हालत में हो सकते हैं कि आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ जा रहा है मामला। देखिए, भारत विश्व भर में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। दुनिया में उत्पादन का 25% हमारे यहाँ होता है। सबसे बड़ा उपभोक्ता भी, हम खाते उससे ज़्यादा हैं। 25% उत्पादन कर रहे हैं, हम दाल ज़्यादा खा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ शाकाहारी जो है लोग ज़्यादा है। और आयातक भी है सबसे बड़ा। अब इसमें जिसने कभी नहीं पढ़ा है उसको लग सकता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कि सबसे बड़ा उत्पादक भी हैं, सबसे बड़े उपभोक्ता भी हैं और आयातक भी हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लाइन लिखी है, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, अभी देखिए क्या होगा। खाद्यान्न क्षेत्र में दलहन की हिस्सेदारी लगभग 20% है और देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका योगदान लगभग 7 से 10% है। खाद्यान्न
ये भी खाद्यान्न क्षेत्र है। यहाँ 20%, यहाँ से 7 से 10%, इसका क्या मामला है? इसे समझ लीजिए, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। खाद्यान्न क्षेत्र में इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी हम खाद्यान्न कंज्यूम करते हैं, खाने के रूप में जो चीज़ें हैं, उसमें हिस्सेदारी है 20%। हम चावल खा रहे हैं, हम दाल का उपभोग कर रहे हैं, रोटी है, नॉनवेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें दलहन की हिस्सेदारी है 20%। लेकिन देश के अंदर आइए, ये बाहर से भी तो आ सकता है। जैसे हमने अभी देखा कि उत्पादन 25% हो रहा है दुनिया में, जितना हो रहा है उसका, और खपत है 27%, तो बाहर से भी तो मंगा रहे हैं। लेकिन देश के अंदर कुल खाद्यान्न उत्पादन जितना हो रहा है, जिसमें सारी चीज़ें, आप सब्जियां, फल, अनाज सब ले लीजिए, उसमें योगदान है 7 से 10%। तो इस 20 और 7 से 10% वाले मामले को एकदम क्लियर रखिएगा, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये फसल कहाँ उगाई जाती है, चाहे गेहूं पे प्रश्न पूछा गया हो, कपास पे, चाय पर, बहुत सारे प्रश्न आते हैं फसलों पर, हर साल प्रश्न आते हैं, तो इस बार भी आ जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, ये 5 दलहन के शीर्ष उत्पादक राज्य हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी आयात में भारत की स्थिति क्या है, ये कुछ आंकड़े हैं, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, वरना उतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। दलहन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दलहन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए और तथ्य दिए गए हैं। दलहन के लिए जो आवश्यक तापमान है वो 20 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। वर्षा लगभग 25 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये बातें शुरू शुरू में जब मैंने तैयारी शुरू की थी, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ रहा था, मुझे बहुत बकवास लगती थी कि ये याद करना पड़ेगा, तापमान इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए सारी फसलों का। आगे चल के 2 बातें मुझे समझ में आई। पहली बात समझ में आई कि जी हाँ, बिल्कुल मुझे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये भी है कि सारी फसलों का नहीं, सारी फसलों पे नहीं। जो अभी महत्वपूर्ण है, जो पिछले 1-1.5 साल में जो महत्वपूर्ण रहा है, जिसकी चर्चा हो रही है, कपास पे खूब चर्चा होती है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दलहन पे कोई चर्चा होती है, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जूट पे चर्चा होती है, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको पता है करंट में जो चीज़ें चल रही हैं, आपको पता है कि ये फसल ज़्यादा चर्चा में, चाहे किसी भी कारण से, तो उस पर आप थोड़ा सा देख लीजिए। तो लगभग इतना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और बलुई दोमट मिट्टी चाहिए इसके लिए। शाकाहारी भोजन में प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है ये। जो लोग शाकाहारी भोजन करते हैं वो दाल ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। अच्छा, दलहनी फसलें होने के कारण अरहर को छोड़कर ये सभी फसलें वायु में मौजूद नाइट्रोजन को अवशोषित करके मृदा की उर्वरता बनाए रखने में सहायता करती हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इस पर पहले भी प्रश्न पूछा गया। जो दलहन वाली फसलें होती हैं उनकी एक खास बात ये होती है कि जो हवा में नाइट्रोजन है, हवा में नाइट्रोजन कितने परसेंटेज है आपको पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से पता होगा, ठीक है। उस हवा में जो मौजूद नाइट्रोजन है उसे सोख के, अवशोषित करके मृदा की उर्वरता बनाए रखने में सहायता करती हैं। अब ये जो मैं कह रहा हूँ, उसे सोख के, उसे अवशोषित करके, तो कुछ लोग बहुत सतही लेवल पे इसको समझेंगे, बस समझने के लिए काफ़ी है, लेकिन बहुत थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो पता चलेगा कि इनकी जड़ों में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी अपना काम करते हैं। ये बहुत पूरा एक मैकेनिज़्म है ये, जिसे हम नाइट्रोजन चक्र कहते हैं, और उस पर प्रश्न पूछा भी गया है। इन्वायरमेंट में मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो ये भी एक लाभ है इसका, इसलिए इन्हें अधिकतर अन्य फसलों के साथ चक्रानुक्रम में उगाया जाता है। अब मैंने देखा है, मेरे यहाँ भी खेतों में ऐसा होता है कि गेहूँ बोए हैं, उसके साथ कोई दाल वाली फसल बो दी गई है, जैसे कि एक बार चना मुझे ध्यान आ रहा है, और भी तीसी एक शब्द होता है, उसको शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है। ऐसे बहुत सारी फसलें हैं। अगर आप उत्तर भारत में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, तो आपको पता होगा कि अलग अलग जो दालें हैं वो फसलों के साथ मिक्स करके कभी कभी बोई जाती हैं। उड़द बो दिया गया। अब मैं थोड़ा सा खेती किसानी वाली क्लास लेने लगा। खैर, ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि अन्य फसलों के साथ ये चक्र में कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि मिक्स करके बोया जाए। एक एक बार गेहूँ बो दिया गया, उसके बाद से उसको हटा के कोई दाल वाली फसल बो दी गई। धान काटने के बाद जो अब सीजन चेंज हो रहा है फसलों का, उसके बाद कोई दलहन वाली फसल बो दी गई। एक साल अरहर बो दिया गया, उसके बाद से उसे हटा के। लेकिन ध्यान रखिएगा, अरहर को छोड़कर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सी दलहन फसलें नाइट्रोजन
चक्र में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, उसमें अरहर भी शामिल है। यूपीएससी यहाँ पे खेल जाएगी आपके साथ और गलती हो जाएगी। तो अच्छा हुआ कि मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया अरहर वाली बात, फिर ध्यान आया कि अरे नहीं नहीं, अरहर का तो यहाँ थोड़ा अलग मामला है। तो होता तो यही है, चक्र में अरहर भी कभी बो दिया, कभी कुछ दलहन फसलें बो दी गई। लेकिन अभी आगे आप देखेंगे कि हमें आयात करने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि फसल का पैटर्न बदल रहा है। अब लोग दलहन फसलें कम बोना चाह रहे हैं, उसमें कम लाभ हो रहा है, और भी चीज़ें हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से उत्पादन घट रहा है। तो हमारे यहाँ उत्पादन में कमी की वजह से खपत तो है ही, ज़रूरत तो है ही, हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है। तो इस लाइन के बहाने हमने बहुत सारी बातें समझ ली हैं। देखिए, दलहन की कृषि वर्ष भर की जाती है, तो इसके लिए कोई ख़ास एक वो नहीं है कि इसी समय दलहन की फसलें बोई जा सकती हैं। रबी की जो दालें हैं वो 60% से अधिक योगदान देती हैं। इसमें चना, बंगाली चना, मसूर और अरहर है। इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा कि रबी की फसलों में कौन कौन सी दालों को आप शामिल कर सकते हैं। चना बो सकते हैं, बंगाली चना, मसूर की फसल बो सकते हैं, अरहर बो सकते हैं। इस समय आपको पता है गेहूं की फसल लगी है। बहुत सारे लोग शहर में रहते रहते भूल जाते हैं, गांव के ही हैं और साल भर 1.5 साल तक गांव नहीं आते, तो कभी कभी फसल चक्र भूल जाता है। एक इंटरव्यू में मैंने, कई मॉक इंटरव्यू में ही शायद देखा था कि टीचर ने पूछा था रबी फसल के बारे में, इस समय कौन सी फसल लगी होगी, शायद आपने देखा होगा। तो पता नहीं वो बता पाए थे कि नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ के हैं और आपने बताया कि हमारी परवरिश गांव में हुई है, हम किसान हैं, तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि ये जो फसल चक्र है उसका कौन सा सीजन कब चल रहा है, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अगर अभी आप होली में घर जाएंगे तो कभी खेत की तरफ जाइएगा, देखिएगा कि हाँ भाई, अगर उत्तर भारत में आप रह रहे हैं, यूपी में, तो आप देखेंगे इस समय कौन सी फसल लगी है। अच्छा, रबी की फसलों को बुआई के दौरान हल्की ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है और वनस्पति से लेकर के फली बनने तक ठंडी जलवायु, और परिपक्वता या फिर कटाई के दौरान गर्मी वाली जलवायु होनी चाहिए। गर्म मौसम होता है तो आप देखते हैं मई जून में, अप्रैल से लेकर के कटाई शुरू हो जाती है फसलों की। गर्मी जब बढ़ती है तो तब तक वो फसल पक चुकी होती है। खरीफ में कौन कौन सी दालें आती हैं। खरीफ का मौसम आप समझिए, जब ये बरसात का मौसम होता है, जब धान की फसल बोई जाती है उत्तर भारत में, तो उसमें मूंग, हरा चना, उड़द, काला चना और तुर, अरहर दाल, ये सब बोई जाती हैं। ठीक है, खरीफ दलहनी फसलों को बुआई से लेकर कटाई तक गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, गर्म और नम जलवायु। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस तरह की विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएससी के लिए, कि खरीफ की फसलों के लिए कैसी जलवायु चाहिए, रबी की फसलों के लिए कैसी जलवायु चाहिए, ये पता होना चाहिए। अच्छा, निजी खरीद स्टॉकिस्ट योजना, अच्छा एक योजना है ये, यह योजना खरीद में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। तो ये सिंपल सी बात, एक तथ्य है। अच्छा, अनुसंधान और विविधता के विकास में आईसीएआर की भूमिका। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसने बहुत अच्छा योगदान दिया है, बहुत सारे काम किए हैं, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर इस पे बना तो आईसीएआर के बारे में पूछा जा सकता है, उसके बारे में शायद आगे कहीं होगा। रुकिए मैं देख लेता हूँ, नाफेड के बारे में, एक मिनट रुकिए, आगे नाफेड के बारे में है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अनुसंधान और विकास के प्रयासों के माध्यम से दलहनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसका ध्यान किस पर है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। दालों पर बुनियादी और रणनीतिक अनुसंधान करना, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सहयोगात्मक अनुप्रयोग अनुसंधान करना, और स्थान विशिष्ट उच्च फसल वाली किस्मों और उत्पादन पैकेज का विकास करना। आजकल बहुत सारी फसलें गांव-गांव में दालों की और बाकी अनाजों की आ रही हैं, जो इसी के द्वारा विकसित की गई हैं। थोड़ी सी उनकी जेनेटिक चेंजेस भी किए गए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ये है कि जो हाई प्रोडक्टिविटी वाले अनाज हैं या बीज हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, बहुत सारे नाम आने लगे हैं अलग अलग, अब उस पर नहीं जाते। 2014 से 2023 की अवधि के दौरान देश भर में व्यावसायिक खेती के लिए दालों की प्रभावशाली 343 उच्च उपज वाली किस्मों और संकर बीज को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। हाँ, संकर बीज की मैं मेरे ध्यान में बात आ रही थी, क्योंकि
जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को बहुत स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है कि भाई उसे मान्यता मिलेगी कि नहीं, सरकार उसे लागू करेगी कि नहीं। और उसमें भी डिबेट अभी चल रहा है कि अगर आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों को उगाया तो ऐसा तो संभावना कम है कि तुरंत उसके नुकसान दिखेंगे, लेकिन आगे चलकर नुकसान हो सकते हैं। लेकिन संकर बीज तो बहुत सारे हैं, बहुत से फल आप खाते हैं वो इसी पद्धति से विकसित हुए थे, बहुत सारे अनाज ऐसे हैं, तो उसको मान्यता दी जाती है और उसका उत्पादन भी किया जाता है। अच्छा, भारत दाल के आयात पर निर्भर क्यों है, इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बता ही दिया कि फसल की पद्धति बदल रही है, लाभ कम मिल रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये सब मैंने डिस्कस किया। नाफेड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड, ये जो है इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर, तो उससे आप जोड़कर समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। यह बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, ध्यान रखिएगा, सहकारी सोसाइटी के तहत ये पंजीकृत है। यह भारत में कृषि उपज के विपणन के लिए सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है। देश भर में जितनी सहकारी समितियां हैं उनका आप ये कह सकते हैं कि ये हेड है, शीर्ष संगठन है ये। और यह वर्तमान में प्याज, दालें, तिलहन जैसे कृषि उत्पादों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। ये फसलों को खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला टॉपिक है FII का भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में निवेश। ये एक टॉपिक था, इसका फुल फॉर्म होता है विदेशी संस्थागत निवेशक। अब इसके बारे में कुछ बातें हम समझ लेते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। FII क्या होता है? संस्थागत निवेशक है जो अपने संगठन के स्थान से भिन्न देश की परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में कोई ऐसी संस्था है जो दुनिया के अलग अलग बाज़ारों में इन्वेस्ट करती है, तो वो अपने स्थान से, अपने देश से बाहर किसी और देश की परिसंपत्तियों में, वहाँ के शेयर में, वहाँ की सरकारी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ FII है, ठीक है। इसके बाद भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, यहाँ थोड़ा सा ये सेबी जो है, देश में FII निवेश को नियंत्रित करता है। यहाँ से प्रश्न आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि जो विदेशी निवेश है, जो संस्थागत निवेश है, उसे नियंत्रित करने का काम किसे सौंपा गया? उसमें से सेबी और RBI में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, नियंत्रित करने का काम सेबी करता है। RBI FII भागीदारी को नियंत्रण रखने के लिए निवेश सीमा बनाए रखता है कि भाई आप कितना निवेश कर सकते हैं, ये चीज़ RBI करता है कि लिमिट लगाने का काम RBI करेगा और निवेश को नियंत्रित करने का काम सेबी करेगा। तो दोनों इन्वॉल्व हैं, लेकिन दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं। अब चूंकि ग्रीन बॉन्ड पे क्वेश्चन मतलब चर्चा हुई है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या है, ये समझना जरूरी है। और ये तथ्य यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। कई बार ऐसे तथ्य मैं छोड़ देता हूँ जहाँ ज़रूरी नहीं होते, लेकिन इस मामले में इम्पॉर्टेंट है। बजट आया था 2022-23 में, तो वित्त मंत्री ने इसे जारी करने की घोषणा की थी। यानी कि ये कोई पुरानी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हाल फिलहाल के वर्षों की बात है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड एक योजना है। यह एक प्रकार का सरकारी ऋण है जिससे विशेष रूप से न्यून कार्बन अर्थव्यवस्था में भारत की परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाता है। सरकारी ऋण है का मतलब सरकार एक, जैसे मान लीजिए कि मैं भारत सरकार हूँ, आप अमेरिका के संस्थागत निवेशक हैं और मैंने ये योजना लागू की है, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं आपको एक स्लिप दे रहा हूँ, इस पे लिखा हुआ है कि ये ग्रीन बॉन्ड है 1,00,000 रुपए का, आप इसे ले लीजिए और मुझे 1,00,000 रुपए दे। चलिए अमेरिका के हैं तो 1,00,000, अब उसे कन्वर्ट नहीं करते हैं, डॉलर में बात करते हैं। $1,00,000 का है या ये $100 का है, जो भी है, इसे ले लीजिए, मुझे पैसे दे दीजिए। और ये जो पैसे हैं ना, मैं ये ऐसी जगह पर खर्च करूँगा अपने देश में जो कम से कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली परियोजनाएं हैं, अर्थव्यवस्था के लिए क्लीन है। तो आप इसमें निश्चिंत हो सकते हैं कि ये क्लाइमेट के लिए और पर्यावरण के लिए अच्छी परियोजनाएं हैं। और आपको फ़ायदा ये है कि आपने इन्वेस्ट किया है, आपको इस पर ब्याज मिलेगा। जिस दिन आप ये पर्ची वापस मुझे देंगे तो ब्याज के साथ मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। तो ये एक तरह से ऋण है, हमने ऋण लिया है आपसे, वही चीज़ है। अब देखिए इसमें क्या है,
ये जो ग्रीन बॉन्ड है इसके माध्यम से एकत्रित की गई धनराशि विशेष रूप से हरित परियोजनाओं के लिए निर्धारित की जाती है, अभी जो मैंने बताया, जिससे फंड के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। अच्छा, बाकी सतत विकास के उद्देश्यों के लिए भाई सतत विकास होगा, पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, ये सारी बातें तो हो ही जाती हैं। वर्गीकरण की बात करें, अब यहाँ पर एक नया शब्द आपको मिलेगा। जो ग्रीन बॉन्ड है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, इनको संवैधानिक तरलता अनुपात के तहत वर्गीकृत किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। संवैधानिक तरलता अनुपात जो होता है ना, बैंकों के पास जितना भी पैसा है उन्हें अलग अलग तरीके से अपने पास मेंटेन रखना है, कुछ पैसा आरबीआई के पास रखना है, तो उसमें एक अनुपात होता है वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये पैसा उनको अपने पास रखना पड़ता है, इसलिए ताकि कोई इमरजेंसी हो, अचानक से लोग अपना पैसा निकालने लगें तो बैंक डूबे ना, इतना तो पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके तहत यानी कि बैंक चाहें तो ये ग्रीन बॉन्ड को भी उसी के तहत शामिल कर सकते हैं कि देखिए सर इसमें हमने ये भी रखा है 1 लाख करोड़ रुपए का ये है, जो भी अब बैंक के साइज़ के हिसाब से अनुपात छोटा बड़ा हो जाएगा, तो उसके तहत वर्गीकृत किया गया है। जो वित्तीय संस्थानों के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित दर है, ये जो है आरबीआई ही तय करता है। अच्छा, वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों को ऋण देने से पहले एसएलआर अपने पास रखना होता है। देखिए बैंक के अलावा और भी संस्थान होते हैं जो ऋण देते हैं, इसके बारे में हमने बातें की हैं, तो उन पे भी ये लागू होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पे बैंक की जगह वित्तीय संस्थान लिखा गया है, उसमें बैंक भी शामिल हैं और गैर बैंकिंग संस्थाएं भी शामिल हैं जो कि ऋण देने का काम करती है। अच्छा, तो अपने पास रखना चाहिए जिससे अन्य उद्देश्यों हेतु धन की उपलब्धता प्रभावित होती है। एक शब्द है ग्रीनियम, ये महत्वपूर्ण है। यूपीएससी इस पे इकोनॉमी में क्वेश्चन पूछ दे और पता चले कि आपने पढ़ा नहीं है, आप ताकते रह जाएंगे और बहुत सीधा सा सवाल होगा, सरल सा, आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। ग्रीनियम क्या होता है इसे थोड़ा समझ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है और महत्वपूर्ण भी है। चूँकि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड आमतौर पर पारंपरिक जी सेक मतलब समझते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो मैंने अभी ऐसे बनाया था ना कि एक पर्चा मैं दे रहा हूँ, उसे ही आप समझ लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। ठीक है, इसकी तुलना में न्यूनतम ब्याज दरें प्रदान करते हैं। तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड और जी सेक के बीच ब्याज दरों के अंतर को ग्रीनियम कहा जाता है। अब देखिए, एक होता है जी सेक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है, इसे हम सरकार देश के अंदर से ऋण लेना चाहती है। किसी संस्था को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच दी गई, आपने खरीद लिया सरकार से और आपने सरकार को पैसे दे दिए, आपको ब्याज मिलेगा। उस पर लिखा रहता है कि भाई कितने दिनों के लिए है, 1 साल के अंदर का है कि क्या है। ठीक है, तो वो सरकार देश के अंदर से पैसा ले रही है इसके माध्यम से, और ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है इससे इसके माध्यम से सरकार विदेशों से पैसा ले रही है, जो संस्थागत निवेशक है उनसे। अब क्या है ना कि आम तौर पर जो पारंपरिक जी सेक की तुलना में न्यूनतम ब्याज दरें प्रदान करते हैं, यानी कि इस पर थोड़ा सा कम ब्याज दर मिलता है। मान लेते हैं कि जी सेक पे, ऐसे ही कल्पना कर रहे हैं, मान लेते हैं इस पे 5% मिलता है। अगर आप जी सेक खरीदेंगे तो 5% की दर से आपको ब्याज मिलेगा, और इस पर हो सकता है कि 4.5% मिले। अब इसमें जो 0.5% का अंतर आया, ठीक है, इसी को हम कहते हैं ग्रीनियम। जो अंतर है ब्याज दरों का, जो अंतर है उसे हम कहते हैं ग्रीनियम। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक और सरकारें हरित भविष्य में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए ग्रीनियम को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ठीक है, 1 मिनट जरा रुकिए। हाँ जी, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। वित्त मंत्रालय ने 2022 में भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जारी किया था। ये एक तथ्य पूछा जा सकता है, जिसमें इस प्रकार की परियोजनाओं का विवरण दिया गया है जिन्हें इस वर्ग के बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त होगा। तो बाकायदा एक फ्रेमवर्क बनाया गया कि जो पैसा आएगा, सरकार को जो पैसा मिलेगा इस बॉन्ड के तहत, वो कहाँ कहाँ खर्च होगा, ये पूरा बताया गया था। बाकी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं आप देखिए, मोटे तौर पर आप वैसे भी समझ जाएंगे कि जो पर्यावरण के हितैषी हैं, जैसे स्वच्छ परिवहन हो, जलवायु अनुकूलन हो, सतत विकास प्रबंधन हो, सतत भूमि उपयोग हो, तो ये सारी बातें ऐसी हैं जिससे कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो, पर्यावरण की रक्षा और अर्थव्यवस्था का भी विकास हो। ठीक है, उन्हीं की कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। अगर पूछ ले यूपीएससी की बताइए कौन कौन है, तो यहाँ पर आपको कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सब याद करके जाएंगे तो हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो जाए।
कई बार ऐसा होता है ना कि ढेर सारे डाटा होते हैं और हम सबको याद करके जाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें जो विकल्प दिए जाते हैं ना, हम अपने दिमाग पर जोर डालते हैं कि क्या क्या याद है और क्या क्या याद नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने कॉमन सेंस से बस उस कैटेगरी को ध्यान में रखें कि किस कैटेगरी की बात हो रही है, आप उत्तर तक पहुंच जाते हैं आराम से। फिलहाल ये कुछ बातें हो गई। इसके बाद से कुछ विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। ये जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड हैं उनकी क्या विशेषताएं, एक चीज़ तो हमने समझी है कि एसएलआर में भी शामिल किया जा सकता है, हो सकता है कि आगे लिखा हो, लेकिन इन्हें समान मूल्य नीलामी के माध्यम से जारी किया जाता है। इसका मतलब एक सार्वजनिक विक्रय जहां एक ही कीमत पर समान वस्तुओं की एक निश्चित संख्या बेची जाती है और पुनर्खरीद के लिए पात्र होती है। सरकार दोबारा चाहे तो ग्रीन बॉन्ड अपना ले सकती है वापस, ठीक है ना। एसएलआर प्रयोजनों के लिए ये पात्र निवेश के रूप में इनकी गिनती होती है, ये हमने देख लिया। और द्वितीयक बाजार में व्यापार के लिए पात्र होते हैं। द्वितीयक बाजार का क्या मतलब होता है, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए, बेसिक है। देखिए, किसी कंपनी ने पहली बार जो शेयर जारी किया, उस शेयर को किसी ने खरीदा, आपने खरीदा, तो वो प्राथमिक बाजार है। लेकिन आपने खरीद के अब किसी और से बेचा, उसने खरीद के किसी और को बेचा, या फिर आपको ही बेच दिया, ये जो खेल चल रहा है ये द्वितीयक बाजार है। जो शेयर मार्केट है ये द्वितीयक बाजार है, समझ रहे हैं। वहाँ पे जो शेयर एक से खरीद के दूसरे में बेच रहे हैं, ये सब जो काम चल रहा है उसे आप द्वितीयक बाजार कहते हैं। तो उसके लिए पात्र है, इसमें भी ट्रेडिंग हो सकती है और शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड आय को भारत के समेकित कोष में जमा किया जाएगा और वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक ऋण प्रबंधन सेल द्वारा प्रबंधित किया जाएगा, ये तथ्य ध्यान रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, हरित बांड के आवंटन और उपयोग का ऑडिट भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण है, किसके द्वारा इसका ऑडिट किया जाता है। बाकी लाभ वगैरह क्या है ये आप सामान्य तौर पर जानते हैं। बस एक चीज़ जो आपको जाननी है वो ये है कि तुरंत अभी जाइए कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, जल्दी से उस नंबर पर मैसेज कीजिए, पूरी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। नोट जल्दी से लीजिए और जितना जल्दी हो सके बार बार उसे पढ़ के अच्छे से तैयार कर लीजिए। एग्ज़ाम करीब है, बाद में अगर आप नोट लेते हैं तो नोट तो मिल ही जाएगी, लेकिन ये समय नहीं मिलेगा, आपको रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिलेगा। बस यही रहेगा, मन में ग्लानि होगी कि समझ में आ रहा था कि महत्वपूर्ण है, मुझे अभी ले लेना चाहिए था, मतलब उसी समय ले लेना चाहिए था। तो बाद में पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा पेमेंट करना है। कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं, लाखों की फ़ीस आप देते हैं, सालों बर्बाद करते हैं, इसके बावजूद कोई आपसे बात करना नहीं आता कि जो हमने दिया था वहाँ से क्वेश्चंस आए कि नहीं। यहाँ पर आप थोड़े से पैसे दे रहे हैं, वो ज़रूरी भी है ताकि आप इसको गंभीरता से लें, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हर साल आप सबूत देख रहे हैं कि बस इतना ही पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चंस सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। आपका समय भी बच गया, पैसे भी बच गए, एनर्जी भी बच गई और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें एक साथ आपको मिल रही हैं, इसका लाभ मिल रहा है। तो तुरंत जाइए, कमेंट बॉक्स में नंबर लीजिए, मैसेज करिए, नोट लीजिए और रिवाइज़ करके तैयार कर लीजिए, ठीक है जी। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।